हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस। हमने आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य देख लिया था और आज हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो करते हैं अपना जैन साहित्य स्टार्ट। जैन साहित्य के में जो समय सीमा रही है वो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी मानी गई है। और जैन साहित्य का एक अन्य नाम है वो है राज साहित्य। जिन प्लस ए का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या बोलते हैं? जैन बोलते हैं। ठीक है। उपदेश प्रधान साहित्य को राज साहित्य कहते हैं। इसमें उपदेशों की प्रधानता दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसे राज साहित्य कहा गया है। इसमें जो जैन साहित्य है इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है। 10वीं शताब्दी से पूर्व या अपभ्रंश प्रभावित जो ग्रंथ हैं, जो विद्वान हैं उनके बारे में, और दूसरा है 10वीं शताब्दी के जो बाद के विद्वान हैं या जो बाद के अपभ्रंश मुक्त ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यह धर्म हिंदू धर्म के अधिक निकट है, अहिंसा, त्याग, करुणा के कारण। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है कि हिंदू धर्म के निकट कौन सा साहित्य है। ठीक है। प्रधान केंद्र, इसका जो प्रधान केंद्र है वो पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र नाथों का भी प्रधान केंद्र है और जो सिद्धों का है वो प्रधान केंद्र पूर्व क्षेत्र रहा है। ठीक है। सबसे प्राचीन ग्रंथ रास काव्य परंपरा में रिपुदारणाक्ष, और जो इसको माना है, वो जो प्रथम ग्रंथ माना है, इसे प्राचीन ग्रंथ माना है, रास काव्य परंपरा का वो माना है दशरथ ओझा ने 1905 में इसका समय सीमा मानी है। ठीक है, 1905 में इसका काल माना है और इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें अभिनय, नृत्य व गान तीनों का मिश्रण मिलता है रिपुदारण रास में। ठीक है, इसमें अभिनय भी मिलता है, नृत्य भी मिलता है और गान भी मिलता है। जो जैन साहित्य है उसके काव्य का आधार है वो है राम और कृष्ण चरित है। ठीक है। छंद, दोहा, कवित व रास छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं। जैन का अर्थ है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। राज साहित्य में सबसे प्रामाणिक विस्तृत जानकारी, राज साहित्य में जो सबसे प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी मिलती है वो मोतीलाल मेनारिया की रचना राजस्थान भाषा और साहित्य में मिलती है। इसमें 87 कवियों का उल्लेख है। ठीक है, राज साहित्य की सबसे प्रामाणिक जानकारी मिलती है हमें मोतीलाल मेनारिया के ग्रंथ राजस्थान भाषा और साहित्य से। ठीक है, ये याद कर लेना है। और इसमें 87 कवियों का उल्लेख किया गया है। राज शब्द की उत्पत्ति, राज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जैन पुराण आदि पुराण जिसकी रचना की है जैन सेन सूरी ने, उसमें मिलता है। राज साहित्य, राज शब्द का सबसे पहले प्रयोग आदि पुराण में, ठीक है, मिलता है, जो जिन सेन सूरी की रचना है। संस्कृत साहित्य में जो राज शब्द की उत्पत्ति मानी है वो मानी है क्रीड़ा या नृत्य से। ठीक है, इसका अर्थ माना है, राज का अर्थ क्या माना है? क्रीड़ा या नृत्य। ठीक है, भरत मुनि ने क्रीड़ा नियक से इसकी उत्पत्ति मानी है। अभिनव गुप्त ने रूपक से मानी है। वात्स्यायन भाष्य है, इसने रास लीला से इसकी उत्पत्ति मानी है। कृष्ण काव्य अनुसार श्री कृष्ण की लीलाओं को आधार माना गया है इसकी उत्पत्ति का। जैन साहित्य एक प्रभावशाली रचना शैली मानते हैं। इसमें जैन साहित्य में इसको एक प्रभावशाली रचना शैली माना है और जो सर्वमान्य मत रहा है वो रास एक प्रभावशाली रचना शैली को ही माना गया है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9 कवियों को इसमें शामिल किया। जैन साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9 कवियों को शामिल किया है और ग्रियर्सन ने भी 9 कवियों को ही शामिल किया है। जो ग्रियर्सन ने 9 कवियों को शामिल किया है वो हैं पुष्य कवि, खुमान सिंह केदार, कुमारपाल, अनन्य दास, चंद्र
बरदाई, जगनेक, सारंगधर, जोधराज, इन 9 कवियों को इन्होंने शामिल किया है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आदिकाल के 19 कवियों को स्थान दिया। ठीक है, जो मिश्र बंधुओं ने 19 कवियों को स्थान दिया था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9, ग्रियर्सन ने भी 9 कवियों को शामिल किया है जैन साहित्य में, जबकि मिश्र बंधु ने 19 कवियों को स्थान दिया इसमें। ठीक है, आगे है फिर रास या जैन साहित्य की भूमिका। इसमें है जिन जैनाचार्यों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार में जैन आचार्यों को नायक मानते हुए, इन्होंने अपने जैन आचार्यों को ही नायक की भूमिका में रखा है और अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार, तत्व का निरूपण इसमें किया है, वह जैन साहित्य में आता है। ठीक है, इन्होंने अपने जैन आचार्यों को ही नायक बनाकर उन और अपने उपदेशों को उसमें शामिल करके जैन साहित्य को लिखा है। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य प्रमाणिक, मान्य व वैज्ञानिक माना गया है। जो आदिकालीन जो साहित्य लिखा गया है उसमें सबसे प्रमाणिक साहित्य लिखा गया है वो जैन साहित्य लिखा गया है। ठीक है, सबसे प्रमाणिक भी, मान्य भी और वैज्ञानिक भी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको क्या माना है, सबसे प्रमाणिक, मान्य व वैज्ञानिक साहित्य माना है। इस साहित्य का प्रमुख आधार ग्रंथ जैन पुराण रहा है, यानी कि आदि पुराण। ठीक है, और जिसकी रचना की थी जिनसेन शुरी ने। ठीक है, नेक्स्ट है फिर सिद्ध साहित्य का प्रचार प्रसार पूर्वी भारत में, यानी कि जो बिहार साइड हुआ था, बिहार हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, तो उस साइड हुआ था। और नाथों का राजस्थान, पंजाब हो गया, यहाँ पे हुआ था, गुजरात में भी। ठीक है, जबकि जैनों का कहाँ कहाँ हुआ है, जैनों का कठियावाड़ा गुजरात में, राजस्थान में और दक्षिण भारत में इसका प्रसार हुआ है। रास साहित्य मूलतः रास के चरित्र पर केंद्रित है और इसमें राम का मर्यादित वर्णन मिलता है। ठीक है, तो रास साहित्य में मूलतः राम का मर्यादित वर्णन मिलता है। वैसे कृष्ण के चरित्र को भी इसमें शामिल किया गया है। आदिकाल में सबसे अधिक साहित्य लेखन जैन आचार्यों ने किया है। देखो, हमने देखा था नाथ साहित्य में तो गद्य साहित्य, जो गद्य साहित्य सबसे ज़्यादा लिखा गया है आदिकाल में, वो लिखा गया है नाथों द्वारा। ठीक है, लेकिन आदिकाल में सबसे अधिक साहित्य लेखन हुआ है वो है जैन आचार्यों द्वारा किया गया है। ठीक है, इन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने अपने धर्म के तत्व का निरूपण करना अपना अहम उद्देश्य माना था। ठीक है, इन्होंने कोई भी ग्रंथ जो है वो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। इन्होंने सिर्फ अपने धर्म के प्रसार के लिए ही अपने ग्रंथों को लिखा है। ठीक है, जैन आचार्यों ने प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। जो सिद्ध साहित्य में वो मुक्तक रचनाएं ज़्यादा मिलती थी, है ना, और जो जैन साहित्य इसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों तरह की रचनाएं मिलती हैं। मुक्तक काव्य में कौन कौन से साहित्य को, ग्रंथों को शामिल किया गया है, जो जिसमें उपदेश, नीति, सदाचार, अंतस्थ साधना, वर्ण व्यवस्था का खंडन और ये जो मुक्तक काव्य ये दोहों में रचित है। ठीक है, जो मुक्तक काव्य है उसमें उपदेशों को, उसमें नीति को, सदाचार को, अंतः साधना, जो अपना अंदर जो हम साधना करते हैं अपने आप को जानने के लिए, उसका इसमें वर्णन है और वर्ण व्यवस्था का इसमें खंडन मिलता है और ये दोहों में रचित है। प्रबंध काव्य में साधकों की प्रेरक जीवन कथा को आधार बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, जो जैन आचार्य थे उन्हीं को नायक की भूमिका देकर उन्हीं के जीवन पर आधारित ग्रंथ लिखे हैं प्रबंध काव्य में, और मुक्तक में अपने उपदेश, नीति जो उन्होंने दिए हैं उनका प्रसार करने में मुक्तक काव्य को दोहों में रचा है। ठीक है, मोतीलाल मेनारिया प्रबंध व मुक्तक रचनाओं के
रूप में अपने इतिहास ग्रंथों में अनेक जैन आचार्यों का वर्णन किया है। मोतीलाल मेनारिया ने ही सबसे ऑथेंटिक जो वैज्ञानिक प्रमाणिक जो जानकारी दी है जैन आचार्यों की, वो इन्होंने ही दी है। ठीक है। राजस्थान साहित्य और इतिहास में जैन साहित्य ज्ञानी, शीलवान, चरितवान व उच्च शिक्षित श्रेणी में आते थे। जैसे जो सिद्ध थे वो अनपढ़ थे, ठीक है, लेकिन जो जैन आचार्य से वो उच्च शिक्षित थे, शीलवान थे, ज्ञानी थे और चरित्रवान थे। ठीक है। आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक चरित्र काव्य लिखे गए हैं जैन साहित्यकारों के द्वारा ही लिखे गए हैं। जो चरित्र काव्य आदिकाल में लिखे गए हैं वो जैन आचार्यों द्वारा ही लिखे गए हैं, और सबसे ज़्यादा लेखन कार्य जो हुआ है वो जैन आचार्यों द्वारा ही हुआ है। इन्होंने अपने धर्म के आचार्यों को ही अपनी रचनाओं का नायक बनाया और उन्हीं के चरित्र पर रचनाएं की हैं। इसमें एक टब्बा जो शब्द है उसका यूज़ होता है, और टब्बा का अर्थ है जैन साहित्य अधिकांशतः पद में लिखा गया है। ठीक है, ये ज़्यादातर पद में लिखा गया है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर गद का यूज हुआ है, ठीक है, जहाँ गद का यूज हुआ है उसे ही टब्बा कहा गया है। ठीक है, तो जो पदों में गद का यूज किया गया है कहीं कहीं पर उसे ही टब्बा कहा गया है। आगे है फिर शुक्ल जी का मानना है कि जैन साहित्य, नाथ साहित्य व सिद्ध साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर उनका उपहास उड़ाया। इसी कारण अपने साहित्य ग्रंथ के प्रथम संस्करण में जो 1929 में आया था, इन्हें उसमें स्थान नहीं दिया, लेकिन बाद में द्वितीय संस्करण में जो 1940 में आया था उसमें स्थान दिया है शुक्ल जी ने। ठीक है। जैन साहित्यकारों की शैलियाँ, जैन साहित्यकारों ने जो अपने साहित्य लेखन में जो शैलियों का प्रयोग किया है उनके बारे में देखेंगे। इन्होंने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है, जिसमें रास शैली, चरित शैली, जिसे चरिव शैली भी कहते हैं, फागु शैली, चरचरी शैली का भी प्रयोग इसमें मिलता है जैन साहित्य में, ये रास साहित्य में। ठीक है। रास शैली सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है, रास शैली। ठीक है। जैन साहित्य का नाम रास शैली के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इसे रास साहित्य भी कहते हैं जैन साहित्य को, तो वो इसी शैली, रास शैली के नाम पर ही जैन साहित्य है उसका नाम रास साहित्य पड़ा है। इसमें घटना के स्थान पर उपदेशों को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार को ही अपने साहित्य का उद्देश्य मानते थे। इसमें जैन साहित्यकारों ने अपने तीर्थंकरों की कथाओं का उल्लेख किया है, यानी कि उनके अवतारों का ही इसमें उल्लेख हुआ है। इस शैली के माध्यम से जैन साहित्य सरस व प्रभावी ढंग से प्रभावित करने का प्रयास इसमें मिलता है। ठीक है। इस शैली के माध्यम से जो रास शैली है, इसके माध्यम से ही जो जैन साहित्य है वो सरस व प्रभावी बन पाया है। ठीक है। सबसे मुख्य जो शैली अपनाई गई है वो रास शैली ही अपनाई गई है। नेक्स्ट है फिर फागु शैली, जिसको बसंत ऋतु में लिखा गया। ठीक है। इस शैली में मुख्यतः रूप से जैन आचार्यों ने अपने तीर्थंकरों का या उसके चरित्रों का वातावरण के हिसाब से मादक रूप में चित्रित किया है अपने जैन आचार्यों को। ठीक है। अर्थात चैत्र मास में यह मुख्यतः देखने को मिलती है। ठीक है। और इसको गायन रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो ये फागु जो शैली है, इसमें साहित्य के गायन रूप को प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार होली के आसपास फाग गाए जाते हैं, फाग के गीत गाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस शैली के आधार पर अपने तीर्थंकरों के चरित्र का मादक रूप में चित्रण किया गया है। स्थूलीभद्र फागु परंपरा का सबसे सुंदर काव्य है। ठीक है। स्थूलीभद्र फागु है जो, वो फागु परंपरा का सबसे सुंदर ग्रंथ है। आगे है चरित शैली, तीसरी है चरित शैली। ये शैली व्यक्तिगत केंद्रित है।
इसमें क्या किया गया है, विशेष व्यक्ति के जीवन चरित्र को इसके केंद्र में रखकर उसको प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने जो तीर्थंकर थे उन्हीं को ही इसमें स्थान दिया है, उन्हीं के चरित्रों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर चरचरी शैली। इस शैली में लिखा गया जैन साहित्य अपने आप में उन जैन साहित्यकारों का वर्णन लोक भाषा या जन भाषा के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, चरचरी शैली क्या है, अपने साहित्य को, अपने जो ग्रंथों को या अपनी जो उनकी जो वो लिखना चाहते हैं अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए लोक भाषा का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है। ठीक है, आगे है जैन साहित्य के विविध रूप। जैन साहित्य जो कई रूपों में लिखा गया है, जिसमें प्रबंध रूप देखने को मिलता है, गीति रूप, धार्मिक रूप, ये कई रूप विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। प्रबंध रूप में जैसे भविष्यत कथा या भविष्यत कहा। ठीक है, इसको जो ये कृष्ण रिलेटेड ग्रंथ है ये प्रबंध रूप में लिखा गया है। पुमचर्यु जो राम रिलेटेड है, स्वयंभू का है। ठीक है, ये प्रबंध रूप में लिखा गया ग्रंथ है। गीति रूप में चंदनबाला रास आशगु का है, ये गीति रूप में लिखा गया ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ, अधिकांश ग्रंथ धर्म रिलेटेड ग्रंथ लिखे गए हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही अपने धर्म का प्रसार करना था। और इसमें कलयुग राशो है, पाहुड़ दोहा है राम सिंह का। ठीक है, तो इसमें धार्मिक काव्य भी काफ़ी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फिर फागु साहित्य, स्थूलीभद्र रास, इसमें फागुल साहित्य भी देखने को मिलता है। ठीक है, जिन धर्मसूरी का है, स्थूलीभद्र रास जिन धर्मसूरी का है। और बसंत विलास अज्ञात, यानी कि इसके बारे में इसके जो कवि हैं उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। तो ये कई तरह के इसके जो जैन साहित्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैन साहित्य की प्रवृत्तियां हैं, जैन साहित्य की प्रवृत्तियों में है जैन साहित्य का समय 9वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, नीति व उपदेश की शिक्षा देकर अपने तीर्थंकरों का प्रसार किया। ठीक है, यह साहित्य सर्वाधिक मान्य, प्रामाणिक और वैज्ञानिक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला था। यह साहित्य आदिकाल में सबसे अधिक लिखा गया साहित्य है, ये हम देख चुके हैं। यात्रा साहित्य का प्रारंभिक रूप जैन आचार्यों की ही देन है, याद रखना है। जो यात्रा साहित्य लिखा गया था प्रारंभिक रूप उसका मिलता है, वो मिलता है जैन आचार्यों की रचनाओं में। यह साहित्य लोक भाषा व साहित्य भाषा अपभ्रंश में लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज किया गया, मेनली जो जैन साहित्य लिखा गया है वो लिखा गया है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा में। ठीक है, तो इसमें जन भाषा का प्रयोग हमें देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इनको अपने जो उपदेश हैं वो जन जन तक पहुंचाने थे, तो इन्होंने जन भाषा का ही अपने साहित्य में प्रयोग किया है। यह साहित्य राज्याश्रित नहीं था, अपितु इनका साहित्य जो था वो वितरागी यानी कि सन्यासी था। इन्होंने जो लिखा, जो देखा वही लिखा, यानी कि ये किसी राज्याश्रित में रहकर इन्होंने अपने साहित्य का वो नहीं लेखन नहीं किया है, अपितु इन्होंने जो मतलब देखा है, जो समझा है, जो जाना है, उसी को अपने साहित्य में लिखा है। किसी के दबाव में आकर इन्होंने साहित्य का वर्णन नहीं, साहित्य में जो बातें हैं, जो अपने मत हैं, उसका वर्णन सिर्फ अपने हिसाब से, अपने अनुभवों के हिसाब से ही किया है, ना कि किसी के दबाव में आकर। प्रधान रस इनका रहा है शांत रस। ठीक है, यह साहित्य वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि जो वसुदेव कुटुंबकम संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार है, इसकी हिंदी है इसकी, की भावना के आधार पर बनाकर लिखा गया है। यानी कि जो ये हिंदू धर्म है अपना,
वो वसुदेव कुटुंबकम पर ही आधारित है। ठीक है, तो इसी भावना को जैन साहित्य में अपनाया गया है। ठीक है, ये हिंदू धर्म के काफ़ी निकटतम धर्म माना जाता है। जैन साहित्य में पंचव्रत की भावना की स्पष्टता देखने को मिलती है। जो पंचमकार देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं सिद्धों में। ठीक है, और जो पंचवर्त देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं जैनों में। ठीक है, इसमें सत्य, अहिंसा, परोपकार, प्रेम भावना, अपरिग्रह की भावना स्पष्ट देखने को मिलती है। भाषा, इनकी भाषा रही है लोक व साहित्य भाषा अपभ्रंश। ठीक है, ये इनकी भाषा रही है। आगे फिर देखेंगे हम प्रमुख ग्रंथ व उनके कवि। ठीक है, ये 2 पार्टों में हमने जो डिवाइड किया है उनके आधार पर ही हम इन ग्रंथों को देखेंगे। 10वीं शताब्दी से पूर्व अपभ्रंश युक्त इसमें कौन कौन आते हैं? स्वयंभू है, पुष्पदंत है, देवसेन है, राम सिंह हैं, धनपाल हैं, ये आते हैं। और जो 10वीं शताब्दी के बाद जो अपभ्रंश मुक्त जो ग्रंथ हैं उनमें ग्रंथ हैं या फिर रचनाकार हैं उनमें आते हैं हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी, मेरुतुंग, विजयसेन सूरी, जिनधर्म सूरी, कवि आशंगु, ये आते हैं। ये हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो ठीक है, आशा है कि आप अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे से, अपनी तैयारी अच्छे से और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि DSSB की सभी को पता है वैकेंसियाँ आने वाली हैं, कभी भी आ सकती हैं, तो हमें अपनी तैयारी पहले से ही रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। ओके, बाय।